ओके पीपल, इसके पहले हमने देखा कि भाई साहब लॉज क्या होते हैं, लॉज फ्रेम कौन करते हैं और लॉज को हम क्या चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जो चीजें हमने देखी इसके पहले वाले चैप्टर में वो ये था कि भाई आपके जो लॉज होते हैं वो ताबड़तोड़ नहीं बने हैं, सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया गया है, लोग ही हैं जो प्रॉब्लम को लाते हैं, प्रॉब्लम की चर्चा होती है और फिर अगर पार्लियामेंटेरियंस को लगता है कि हाँ भाई ये बहुत बहुत चर्चित प्रॉब्लम है तो इसका भाई साहब लॉ बनना चाहिए जो सब पे अप्लाई होना चाहिए। तो पहली बात तो लॉ जो है तो सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, और कोई बहुत चर्चित या बहुत ही संवेदनशील विषय जो है, ठीक है, उस पे लॉ बनता है और उस लॉ से कभी कभी कम्युनिटीज नाराज हो जाती हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हम अगर नाराज हैं तो वो डेफिनेटली अपने विषय को या अपनी चीज को रख सकते हैं, मुद्दों को रख सकते हैं कि भाई ये लॉ क्यों नहीं होना चाहिए या इस लॉ में क्या खामियां हैं, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू न्यूज चैनल्स एज वेल। लेकिन लॉ अगर बन गया तो वो इम्प्लीमेंट होगा ही। ठीक है, हाँ उसको चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकती है। और लॉज जो बने हैं ये पहले हिस्टोरियंस का मानना था कि लॉज ब्रिटिशर्स बना कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते करते ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए थे वो ऑटोक्रेटिक इन नेचर थे या आर्बिटरी इन नेचर थे, मतलब उनके फायदे के लिए थे, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में फाइट करते करते एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि वी आर बेसिकली, ठीक है, सो ठीक है, सो व्हाट वी सॉ इन द अर्लियर चैप्टर वाज दैट लॉज जितने भी हैं आपके वो लॉज ऐसे एकाएक नहीं बने। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर बिहाइंड लॉज। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द जुडिशरी। तो इंडिया में जो जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, सो जुडिशरी बेसिकली होता क्या, अ ग्लांस एट द वर्क एट द न्यूज़पेपर, ठीक है, अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन द कंट्री। अगर हम भाई साहब सिर्फ न्यूज़पेपर को ही देखें तो हमको बहुत सारे ऐसी चीजें दिखेंगी जहां पे कोर्ट ने क्या काम किया है वो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बट कैन यू थिंक ऑफ व्हाई वी नीड दीज कोर्ट्स, हमको ये कोर्ट्स की जरूरत क्यों है? एज यू हैव रेड इन यूनिट 2, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के सामने भाई साहब सब लोग इक्वल होते हैं। What this means is that the laws apply equally to all persons. जितने भी लोग हैं उन पे ये laws equally apply करते हैं। There is no discrimination on the basis of either caste, color, creed or even gender. ठीक है? So these are equally applied. Certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. तो भाई साहब कोई क्राइम अगर होता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है, पुलिस सिर्फ अरेस्ट कर सकती है, वो भी टेम्पररी टाइम के लिए। परमानेंटली पुलिस किसी को जेल में नहीं डाल सकती। Police can take a custody of a certain person for some time for interrogation. कोई क्राइम हुआ है और पुलिस को किसी के ऊपर शक है तो वो वारंट निकालकर उस इंसान को कुछ दिनों के लिए जेल पे रख सकती है और वो इंसान बेल देकर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन वो इंसान परमानेंटली होल्ड बैक नहीं किया जा सकता। अगर उसको परमानेंटली पनिशमेंट के तौर पे जेल देना है तो दिस हैज टू बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हर क्राइम की एक पनिशमेंट होती है और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेटेड तरीके से चलता है। ठीक है, जो कोर्ट बेसिकली मूव्स ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट के हिसाब से अपने डिसीजंस कोर्ट देगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पे कोर्ट होते हैं। सेशंस कोर्ट होता है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट्स। वी हैव सेशंस कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, सो आपके अलग अलग दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। अलग अलग कोर्ट्स पे, तो पहले सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर पहले देखा जाता है कि जुरिस्डिक्शन का एलिमेंट क्या है, किस चीज पे भाई साहब डिसीजन होनी है। ठीक है, उसके हिसाब से सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट है। As an organ of the state, the judiciary plays a very crucial role in the functioning of India's democracy. ठीक है, इंडिया के डेमोक्रेसी में जुडिशरी का एक बहुत बड़ा हाथ है भाई साहब। ठीक है, इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये भाई साहब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? ठीक है, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? ठीक है, तो क्या कोई कनेक्शन है आपके एरिया में जो सेशंस कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? ठीक है, सो लेट्स सी दिस इन दिस चैप्टर, यू विल फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide
दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई भी टीचर, पहले हमारे ज़माने में भाई साहब ये नहीं था, हम बेधड़क मार खाते थे, ठीक है, हमको तो पीटा जाता था, कूटा जाता था, टीचर्स लोग बहुत जोर जोर से मारते थे भाई साहब, ठीक है। सो courts can teach on a very large amount of issues. They can decide that no teacher can beat a student. एक टीचर एक स्टूडेंट को बीट नहीं कर सकता, ठीक है। अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, जैसे समझो एक कोई रिवर वाटर है, कोई रिवर जा रहा है, ठीक है, और ये रिवर जो है तो दो स्टेट्स के बीच में है, तो कौन अभी ईस्ट स्टेट क्या कर रही है, पूरा पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर ले रही है, भाई ईस्ट स्टेट को फिर पानी नहीं मिलेगा, है ना। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू ड्रेन दिस स्टेट आउट। यहाँ पे अगर सारा पानी चला गया तो इस स्टेट को कोई पानी नहीं मिलेगा। तो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दे कैन पनिश द पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम, चोरी चकारी मर्डर, ठीक है, ये सब क्राइम्स पे दे कैन बेसिकली, ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। जुडिशरी मतलब हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा कोर्ट सिस्टम, क्या क्या चीजों पे भाई साहब, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर डिस्प्यूट है तो जमीन को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, किसी लॉ को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, किसी पॉलिसी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। सो ये सारे डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब हमने एक स्टडी किया है और हमने ये सारी चीजों को, मतलब एक कोई चीज पे कॉन्फ्लिक्ट है तो जुडिशरी एक रिव्यू करेगी और अपना रिव्यू सबमिट करेगी। जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब लॉ को इंप्लीमेंट करना और एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना होना। अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। किनके बीच में? सिटीजन्स के बीच में अलग अलग चीजों पे डिस्प्यूट हो सकता है। जमीन को लेकर डिस्प्यूट सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, ठीक है। गांव खेड़े में जमीन को लेकर डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकता है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। कभी कभी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में होता है? सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने भाई साहब कोई लॉ लागू किया जो सिटीजन्स नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, सो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। टू स्टेट गवर्नमेंट्स, दो स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में भाई साहब डिस्प्यूट हो, ठीक है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिस्प्यूट्स। जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भाई साहब कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, द जुडिशरी also has the power to strike down particular laws passed by the parliament। अगर भाई साहब पार्लियामेंट ने सुनियोजित तरीके से अगर कोई लॉ पास कर दिया, ठीक है, और उस लॉ में कुछ खामियां हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स भी चैलेंज हो रहे हैं, तो जुडिशरी उस लॉ को बैन कर सकती है। मतलब पूरे पार्लियामेंट ने मिलकर जिस लॉ को फ्रेम किया रहेगा उस लॉ पे भी बाई कोर्ट बैन लग सकता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के भी ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग लॉज। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको भी भाई साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल या बैन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई तो कोर्ट को ये राइट है कि उसको भाई साहब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे या उसको बैन कर दे। कोर्ट हैज गॉट द राइट्स, ठीक है। इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के अगेंस्ट में है। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट उसको बैन कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसको हम बोलेंगे भाई साहब जुडिशियल रिव्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? तो समझो कि कोई लॉ आया है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है और उस लॉ को किसी ने चैलेंज किया, या खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को देखा कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनका वायलेशन हो रहा है, तो उस लॉ को बैन किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court. कोई भी सिटीजन भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट, ठीक है, इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। देखो सेशंस कोर्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड चीजें हैं उन पे आपका डिसीजन होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंड if somebody feels that their fundamental rights have been violated, they can directly approach the Supreme Court or the High Court। ये भाई साहब डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास सेकंड बुक यू रेड अबाउट हकीम शेख एंड एग्रीकल्चर लेबर
who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. तो भाई साहब एक कोई बंदा था जिसका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट नहीं किया, ठीक है, हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट नहीं किया. ऑन हियरिंग दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 which provides every citizen the fundamental right to life including the right to health. तो मतलब आपको पहले कोई भी एक्सीडेंट का केस अगर आपके हॉस्पिटल में आता है तो आपको उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा. हाँ, अगर आपके पास ट्रीटमेंट देने लायक सामग्री नहीं है तो आप किसी को और को रेफर कीजिए. तो ये आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, वी हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत which provides every citizen the fundamental right to life also includes the right to health. तो ये भाई साहब फंडामेंटल है, राइट टू हेल्थ. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हुआ था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, आर्टिकल 21, ठीक है. इट इज therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे भाई साहब केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इस इंसान का जो बेसिकली रेलवे से गिर गया है और एक्सीडेंट हुआ है, जिसको हॉस्पिटल्स ने एडमिशन नहीं दिया है, तो जितना भी उसका लॉस हुआ है उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है. एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. और ये भी कि वैसा प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको पीएचसी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत कहाँ कहाँ पे लोग अपना इलाज करवा सकते हैं. एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, ऐसा पैसा घूमता रहेगा तो उसका टाइम लॉस हो जाएगा और हो सकता है वो पेशेंट अपनी जान गंवा बैठे, ठीक है. सो ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है कि आपको भाई साहब पूरा प्रिंट फॉर्मेट में ये छापना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कहाँ पे है जहाँ पे लोग जाकर अपने आप को एडमिट करा सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है. पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति, ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में था, ठीक है. The Supreme Court was established on 26th of January 1950. सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26th of January 1950. The day India became a republic. जिस दिन इंडिया भाई साहब एक रिपब्लिक हो गया तब सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है. Like its predecessor, the Federal Court of India, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. तो ये भाई साहब यहाँ पे लोकेटेड था पहले. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. ये मथुरा रोड में लोकेटेड है और आज भी वहीं पे सुप्रीम कोर्ट हमारा लोकेटेड है, ठीक है. What is an independent judiciary? अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब क्या होता है? तो जो जस्टिस सिस्टम है, जो लोग जज होंगे वो लोग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स और पावर दे कैन टेक देयर डिसीजंस. उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो बाय लॉ जो बनता है उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली. ऐसा एक सिचुएशन समझो कि आपका भाई साहब कोई लैंड है और किसी पावरफुल पॉलिटिशियन ने जबरदस्ती का अपने पावर से उस लैंड को हथिया लिया है आपसे, ठीक है. तो देन व्हाट विल यू डू? सो ऑब्वियसली आप उससे भिड़ नहीं सकते, आप जाएंगे कोर्ट में. विद इन द जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट, डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस. अगर समझ लो जुडिशियल सिस्टम है और पॉलिटिशियन के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है किसी जज को. पॉलिटिक्स के हाथ में किसी जज को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है. तो भाई साहब जज भी डरा होगा ना कि अगर मैं इसके फेवर में डिसीजन ना दूं तो कल को ये मुझे ही हटा देगा, है ना. तो क्या जज इंडिपेंडेंट हो पाएगा? जज इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा. जज को किसको फेवर करना पड़ेगा? पॉलिटिकल लीडर को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है. सो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. The control that the politician holds over the judge does not allow the judge to take an independent decision. तो ये जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन का जज के ऊपर, इसके वजह से ये इंडिपेंडेंट डिसीजन आपके फेवर में नहीं ले पाएगा. Will that be an effective judicial system? No, it will not. ठीक है, ये एक effective judicial system नहीं हो पाएगा. The control that the politician holds over the judge does not allow the judge to take an independent decision. ठीक है. So ये क्या बोलेगा भाई साहब? पॉलिटिशियन को नॉट गिल्टी बोल देगा, ठीक है. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. तो भाई साहब पॉलिटिशियन गलत होते हुए भी जज क्या बोल देगा? वो सही है, ठीक है, और जमीन उसकी है. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process.
तो हम बहुत बार ऐसे सुनने में आता है कि जुडिशियल प्रोसेस को किसी बड़े ओहदे के इंसान ने या किसी पैसे वाले इंसान ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ठीक है। The Indian Constitution protects this kind of situation by providing the independence of the judiciary. तो जुडिशरी आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट होगा, जुडिशरी अपने पॉलिटिकल पावर सिस्टम से पूरा पूरा इंडिपेंडेंट होगा टू टेक डिसीजंस। नोबडी कैन इन्फ्लुएंस द जुडिशरी, जस्टिस सिस्टम को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो ये आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ये आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और ये आपका जुडिशियल ब्रांच है। आप जानते हैं कि भाई साहब डेमोक्रेसी में 3 विंग्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 विंग्स? एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, जहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, और एक होता है जुडिशरी। सो दीज आर द 3। तो यहाँ पे तीनों भी पावर्स आपके क्या है? सेपरेट है। ऑल दीज 3 पावर्स आर सेपरेट, ठीक है। What this means is that here is that other branches of the state like the legislature, the executive cannot interfere in the work of the judiciary. तो भाई साहब जुडिशरी में जो डिसीजंस हो रहे हैं उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ना ही लेजिस्लेचर और ना ही एग्जीक्यूटिव। सो बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन बाय द जुडिशरी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंटली जुडिशरी अपने डिसीजंस लेगा। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो कोर्ट्स भाई साहब गवर्नमेंट के नीचे नहीं है और उनके बिहाफ में एक्ट नहीं कर रहा है। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने भी भाई साहब आपके जजेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. किसी जज को आप निकाल नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, very difficult है, ठीक है। The process is difficult. It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in assuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो कोर्ट्स का भाई साहब एक पावर है कि कोई भी आपका मिसयूज नहीं हो रहा है पावर का by the legislature and the executive, ठीक है। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizens. तो कोर्ट्स का एक और रोल क्या है भाई साहब? It protects the fundamental rights जैसे ट्रस्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, होप, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीजों को भाई साहब कोर्ट मैनेज करता है, ठीक है। Because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसको लगता है कि भाई साहब राइट्स आपके भाई साहब चैलेंज हुए। What is the structure of courts in India? ठीक है। There are 3 different levels of courts in the country: Supreme Court, High Court and Subordinate Court. ये आपके 3 लेवल्स हैं कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट भाई साहब हर स्टेट में आपको मिल जाएगा, और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है भाई साहब सेशंस कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल व्हाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। ये सुप्रीम कोर्ट एक ही है, यहाँ पे लोअर लेवल पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी थोड़े कम है लेकिन हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका एक ही है। एपेक्स लेवल मतलब ये वाला लेवल, ठीक है, दिस इज द एपेक्स लेवल। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद, ठीक है, आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ज्यादा करके जो केसेस लड़े जाते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लड़े जाते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद दीज सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। दे आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या टाउन लेवल पे ये सारे कोर्ट्स होते हैं। दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस को ये डिस्कस करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट में एक कोर्ट होगा जिसको हम बोलेंगे हाई कोर्ट, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इस हाई कोर्ट के नीचे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे और ये हाई कोर्ट जो होगा ये स्टेट लेवल होगा। जैसे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में लोकेटेड है। तो ये सारे आपके हाई कोर्ट्स हैं, दीज आर बेसिकली हाई कोर्ट्स, ओके। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही है, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनके जो भाई साहब ये है प्रेसिडेंट, वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. तो जो भी decisions होते हैं भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे कोर्ट्स को फॉलो करने पड़ेंगे। All other courts in India have to follow and bind by the laws that the Supreme Court imposes, ठीक है।
Okay. All these different levels of courts connected to each other. Are these different levels of courts connected to each other? क्या ये connected हैं? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by the high courts are binding on the lower courts. जो भी decisions होते हैं higher courts के, they are basically are binding on the lower courts. ठीक है? सुप्रीम लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनके जो भी डिसीजंस होंगे लोअर कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को उनको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द appellate system that exists in India. Okay, this means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not correct. ठीक है, is not just. तो कोई लोअर कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप गए केस लड़ने के लिए और आपको लगा कि आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, जो डिसीजन लिया गया है दैट इज नॉट कंड्यूसिव, आपको लगता है कि डिसीजन गलत है, तो आप उस जगह के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. यू कैन बेसिकली चैलेंज द डिसीजन टेकन ऑन द हाई कोर्ट. क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस. स्टेट जैसे दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक इन February 1980 कहानी यहाँ पे है. Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived sorry in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. तो भाई साहब दो लोगों की शादी हुई. ठीक है, लक्ष्मण कुमार ने सुधा गोयल को शादी किया और वो लोग दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगे. वहां पे उनके भाई और उनकी फैमिलीज भी रहती थी. ऑन 2nd of December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. ठीक है, ये जली हुई थी और she was taken to a hospital and due to burns she died in the hospital. ठीक है, okay. Her family filed a case in the court. तो सुधा की जो फैमिली थी उन्होंने भाई साहब एक केस फाइल किया कोर्ट में. ठीक है, when this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were also called as witnesses. तो 4 नेबर्स को बुलाया गया. ठीक है, सेशंस कोर्ट में ये केस क्लियर हुआ. इनके हिसाब से भाई साहब इनको जलाकर मार डाला गया है. ठीक है, तो 4 नेबर्स को बुलाया गया. ठीक है, सेशन कोर्ट में. They stated that on the night of December 1 they had heard Sudha scream and forced their way into Lakshman's flat and forced their way into the Lakshman. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब December 1 को रात को क्या हुआ था, सुधा की बहुत जोर से चीख आई थी और ये लोग सब जाकर दरवाजा तोड़कर लक्ष्मण के फ्लैट में घुसे जो नेबर्स थे. ठीक है, ओके. They saw Sudha standing with a sari in flames. She was basically burning. ठीक है, They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. जब भी किसी के ऊपर आग लगती है तो जैसे बोरा वोरा डाल देते हैं हम. ठीक है, गोनी उनी से. ठीक है, Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. तो उसकी सास ने ये आग लगाया था और हस्बैंड भी इन्वॉल्व था. ठीक है, उस पर केरोसिन डाला गया. ठीक है, और उसको जलाया गया. इसीलिए देखिए आज की तारीख में केरोसिन आप नहीं ले सकते. ठीक है, आप पेट्रोल भी सिर्फ गाड़ी में ही डलवा सकते हैं. ठीक है, अगर समझ लीजिए आपको पेट्रोल चाहिए तो आप ऐसे नहीं ला सकते. इनफ्लेमेबल चीजें हैं, किसी के ऊपर भी ये हादसा घट सकता है. आप पेट्रोल पंप में जाएंगे और बोलेंगे बोतल में पेट्रोल भर के दो तो नहीं देंगे. ठीक है, दे विल नॉट गिव यू, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे अलाउड नहीं है, पेट्रोल वहाँ पे अलाउड नहीं है इस तरह से. ठीक है, ओके. खैर, तो यहाँ पे केरोसिन से जलाया गया. ड्यूरिंग द ट्रायल members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws. ठीक है, तो Sudha had been subjected that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. ठीक है, तो जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ तो उनको ज्यादा दहेज चाहिए था. कैश, स्कूटर, फ्रिज, ये सब भाई साहब उनको चाहिए था. ठीक है, तो ये ज्यादा दहेज की डिमांड करने लगे. As a part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. तो ये बोला गया कि भाई साहब अरे नहीं ये तो गड़बड़ है. तो इसके जो डिफेंस में था इन्होंने बोला कि नहीं, जब वो रसोई का काम कर रही थी तो एक्सीडेंटली फायर लग गया था, हमने नहीं जलाया. ठीक है, on the basis of this and other evidence the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law and sentenced all 3 of them to death. तो इनको भाई साहब सबको डेथ पनिशमेंट अनाउंस किया गया. दे विल बी गिवन लाइफ टिल डेथ, मतलब इनको फांसी हो जाए. ठीक है, तो सरकारी मतलब ये सुनाया गया इनको फांसी के लिए. इन November 1983 the 3 accused went to high court to appeal against their verdict on the trial court. तो ये जो 3 लोग थे, इसके ब्रदर, इसका जो हस्बैंड और इसकी जो मदर इन लॉ, ये तीनों अभी गए कहाँ पे भाई साहब? हाई कोर्ट में गए. ठीक है, टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑन द ट्रायल कोर्ट.
The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by kerosene stove. हाई कोर्ट को लगा कि नहीं भाई साहब, सचमुच में ये एक एक्सीडेंटल फायर है एंड नॉट अ फायर दैट वाज एक्चुअली लिड टू बर्नर. लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वेर एक्विटेड. तो जिनको डेथ सेंटेंस मिल गया था उनको भाई साहब छोड़ दिया गया. एक्विटेड मतलब दे वर रिलीज्ड. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ लेट्स सी द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन. तो ये जब हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया तो वुमेन कम्युनिटी बहुत नाराज हो गई भाई साहब, ऑब्वियसली होगी. ठीक है, किसी को जलाकर मारा गया है. They held demonstrations and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. तो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने अभी इसका प्रतिवाद किया और इस हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया. ठीक है, तो यू सी हाउ सेशंस कोर्ट से भाई साहब हाई कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है. ठीक है, in 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhash. इसको भाई साहब छोड़ दिया गया. ठीक है, because they did not have any evidence against them. ठीक है, against him, the Supreme Court decided to send the accused to prison for life. तो ताउम्र कैद मतलब उम्र भर की कैद, ये निकल नहीं पाएगा. 14 साल का भाई साहब कैद. ठीक है, दोनों को, किसको? द हस्बैंड एंड द मदर इन लॉ. ठीक है, बाकी उसके भाई को छोड़ दिया गया. द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम्स. दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशंस जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सिविल जज. ये सब तमाम नाम है किसके भाई साहब? सबऑर्डिनेट कोर्ट के. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है इसके अलग अलग नाम है. ठीक है, ट्रायल कोर्ट, दीज इंक्लूड, कहीं कहीं पे इसको ट्रायल कोर्ट बोला जाता है, और कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशंस जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज. इन तमाम नामों से आपके सेशंस कोर्ट को जाना जाता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. ठीक है, Alongside is a photograph of the district court in Raipur, Chhattisgarh. ये भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रायपुर में. ठीक है, हाई कोर्ट्स वे फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास. ठीक है, इन 1862. 1862 में इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये भाई साहब हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे. दीज वर द हाई कोर्ट दैट वर एस्टैब्लिश्ड. द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966. ठीक है, करंटली देयर आर 21 हाई कोर्ट्स. तो पूरे इंडिया में 21 हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है, while many states have their own high courts, पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़. तो सब स्टेट का लगभग एक हाई कोर्ट है, लेकिन पंजाब और हरियाणा एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, विच इज लोकेटेड इन चंडीगढ़. ठीक है, ये चंडीगढ़ में भाई साहब लोकेटेड है. 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी. तो जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और इन सबका एक कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पे है भाई साहब? गुवाहाटी में. तो आप देखोगे 29 स्टेट्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट आपके 21 है, और आप बोल रहे हैं कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है. तो ये रेशियो तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है. इसलिए 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है, और पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है. ठीक है, सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी. बेंचेस मतलब क्या होता है? इनके ब्रांचेस हैं. एक हाई कोर्ट का भाई साहब ये बेंच है. ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, सो these are basically different branches of the. तो आपके अलग अलग भाई साहब ब्रांचेस होते हैं लीगल सिस्टम के. So we will finish off till here only people today, and we'll finish off the rest in the next session. Thank you so much for your valuable